वीवर्स, कुछ वैज्ञानिकों को बर्फ के अंदर एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप मिल जाती है, लेकिन उसे बाहर निकालने के बाद उन सभी के साथ जो हुआ वो एकदम दिल दहला देने वाला मंजर था। कहानी की शुरुआत में हमें एक बर्फीला आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 वैज्ञानिक अपने गाड़ी में बैठकर कुछ रिसर्च कर रहे थे। दरअसल उन्हें अपने डिवाइसेस पर एक सिग्नल मिला था कि इस बर्फ के नीचे कुछ तो है, इसीलिए वो सब इस जगह पर ढूंढने निकल आए थे। हालांकि कुछ दिनों से उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा है, पर तभी भी वो अपनी रिसर्च जारी रखते हैं। यहाँ बर्फ के ऊपर थोड़ी दूर आने के बाद उनके डिवाइसेस का सिग्नल काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब देखते ही देखते उनकी पूरी गाड़ी बर्फ के अंदर गिर जाती है। रिसर्चर्स तो कैसे भी करके अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी तो नीचे जाकर एक जगह पर अटक जाती है। पर वहाँ पर तो उन लोगों ने बर्फ के अंदर दफन एक बहुत ही बड़े स्ट्रक्चर को देखा। ये स्ट्रक्चर और कुछ नहीं बल्कि एक स्पेसशिप थी, यानी कि उन लोगों ने अब तक की सबसे बड़ी खोज कर ली है। वो वैज्ञानिक रेस्क्यू टीम को मैसेज करके यहाँ पर बुला लेते हैं। कुछ ही देर बाद वैज्ञानिकों को रेस्क्यू करके उनके हेडक्वार्टर में ला दिया गया था। वो साइंटिस्ट अपनी टीम को सारी बातें बता देते हैं कि कैसे उन्होंने बर्फ के अंदर एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप देखी थी। इसीलिए अब उनकी टीम रिसर्च करने के लिए वहाँ चली जाती है। उस टीम में केट नाम की एक वैज्ञानिक थी जो अभी अभी ज्वाइन हुई थी। वो सब तो बिना टाइम वेस्ट किए उस जगह जाकर स्पेसशिप को देखने लग जाते हैं। सच में वो स्पेसशिप ना बहुत बड़ी थी, और अगर ये न्यूज बाहर चली गई तो सभी लोग शॉक हो जाएंगे। इसीलिए रिसर्चर्स ये सारी चीजें देखने के बाद किसी को ना बताने के लिए कहते हैं। केट और बाकी टीम में जब स्पेसशिप को देखकर बाहर आ रहे थे, तभी उन्हें बर्फ के अंदर कुछ अजीब सी चीज जमी हुई मिलती है। वो देखने से किसी अनजान जानवर जैसी दिख रही थी। केट और उसकी टीम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वापस अपने हेडक्वार्टर में आ जाते हैं। वो सब डिस्कस कर रहे थे कि ये बात हमें डिस्क्लोज तो करनी नहीं है, और अब बारी आती है बर्फ के अंदर जमे हुए उस जानवर की। कई लोग तो कह रहे थे कि उन्हें तुरंत जानवर को बर्फ से बाहर निकाल लेना चाहिए, लेकिन केट का मानना था कि अगर उस जगह पर स्पेसशिप मौजूद हो सकती है तो जरूर उसके अंदर से कोई बाहर निकल कर आया होगा, और अगर ये जानवर उन्हीं में से एक होगा तो हमें उसकी बॉडी को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। इसीलिए केट की बात को मद्देनजर रखते हुए सभी ने ये डिसाइड किया था कि वो उस जानवर को बर्फ के सहित यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। रेस्क्यू टीम के साथ और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर चले जाते हैं उस क्रिएचर को लाने के लिए, और अब बड़े से आइस क्यूब में उस जानवर को हेडक्वार्टर में ला दिया गया था। सभी लोग तो उसे इतने पास से देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। केट भी बाकी लोगों के साथ उस जानवर पर रिसर्च करने के लिए रेडी थी, क्योंकि इससे वो सब ये पता लगा सकते थे कि ये जानवर कितने साल पुराना है। लेकिन अब उस पूरे हेडक्वार्टर का मालिक, जिसका नाम माइक था, वो केट और बाकी सभी के पास आकर ये कहता है कि उसे सबसे पहले उस जानवर के सैंपल्स चाहिए। लेकिन केट उसे मना कर रही थी, क्योंकि बिना किसी रिसर्च के बगैर जानवर को टच करना बहुत ही खतरनाक हो सकता था। लेकिन माइक केट की जरा भी बात नहीं मानता, और अब प्रेशर में आकर केट माइक को अलाउ कर देती है, और अब ना चाहते हुए भी केट माइक को सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए दे देती है। इसके बाद वो सब अलग अलग तरीके से उस जानवर का टेस्ट करने लगे थे, क्योंकि वो सब अब इतनी बड़ी खोज का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन उन लोगों ने ये बात ध्यान नहीं दी कि बर्फ पिघलना स्टार्ट हो गई है, और अब वो सब एक रूम में इकट्ठा होकर पार्टी कर रहे होते हैं। तभी एक रिसर्चर उस बर्फ के पास आकर चेक करने लगा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी हालत बहुत ही खराब होने वाली है। अब अचानक से वो बर्फ पूरा का पूरा टूट जाता है, जिसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर बाहर निकल गया था, और अब वो अपने सामने आने वाले सभी चीजों को मारकर आगे बढ़ता रहता है। बाकी लोगों को भी इस बारे में पता चल गया था कि वो क्रिएचर बर्फ से बाहर निकल चुका है, इसीलिए वो लोग क्रिएचर को पकड़ने के लिए लगातार उसके पीछे भागते रहते हैं। उन लोगों ने ये देखा कि वो खतरनाक क्रिएचर घर के नीचे वाले हिस्से में छुपा हुआ है। केट वहाँ पर एक वैज्ञानिक के साथ आ गई थी, लेकिन अब उस क्रिएचर ने अपनी बड़ी बड़ी टेंटिकल्स का यूज करके केट के साथ वाले वैज्ञानिक को जान से मार दिया था, जिससे बाकी लोगों को अंदाजा हो जाता है कि ये क्रिएचर उनके लिए खतरा बन सकता है। और अब उन सभी ने मिलकर ना चाहते हुए क्रिएचर को खत्म करने के लिए फ्लेम थ्रोअर मारना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ी ही देर में वो क्रिएचर पूरा का पूरा जल जाता है, और अब उन लोगों ने जो बहुत ही बड़ी खोज की थी वो खत्म हो चुकी थी। पर तभी भी केट और बाकी सब उस क्रिएचर की मरी हुई बॉडी पर टेस्ट करते रहते हैं। सच में वो क्रिएचर ना बहुत ही ज्यादा अजीब था। उसका बॉडी स्ट्रक्चर अर्थ के जानवरों से बहुत ही अलग होता है। अब केट उस क्रिएचर की पूरी बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करने लगी थी। हालांकि उनके एक दोस्त को क्रिएचर ने पूरा खा लिया था, पर फिर भी केट अपने मरे हुए दोस्त की बॉडी को चेक करते रहती है। केट को तो कुछ शक हो रहा था। जब केट अपने मरे हुए दोस्त के बॉडी के सेल्स को चेक करने लग जाती है, तब उसने देखा कि क्रिएचर के सेल अभी तक मरे नहीं हैं। वो उसके दोस्त के बॉडी में अभी भी मौजूद है, जो सभी सेल्स के ऊपर एक परत बनाकर उसे पूरा अपने आप में कन्वर्ट कर रही है, यानी कि अब भी खतरा टला नहीं है।
अब यहाँ केट की टीम में से कुछ लोगों की तबीयत अचानक से खराब होने लग जाती है, इसीलिए उन तीनों पेशेंट्स का इलाज करने के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल भेजा जा रहा था। केट तो यहाँ पर वॉशरूम में अपना मुंह धो रही होती है, तभी उसे जमीन पर लोहे के कुछ टुकड़े दिखाई दिए थे। ये टुकड़े दांत की जगह पर लगाए जाने वाली चीजें थी, जिसे उसके कुछ टीम मेंबर्स लगाया करते थे, लेकिन अब उन्होंने ये पता नहीं क्यों अपने दांत से निकाल दिया था। केट अब सारी चीजें एकदम साफ साफ समझ गई थी। उसे ये तो अंदाजा था कि वो क्रिएचर अपने सेल्स का यूज करके हम पर हावी हो रहा है, लेकिन उस क्रिएचर्स के सेल को मेटल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो पूरी कोशिश कर रही है कि इंसानी दिमाग पर कंट्रोल कर ले और मेटल को उनके बॉडी से निकाल दे। यानी कि वो पेशेंट जिनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, दरअसल वो सब इन्फेक्टेड हैं। केट तुरंत भागी भागी हेलीकॉप्टर के पास आने लगी थी, लेकिन अब देर होने के कारण वो हेलीकॉप्टर तो निकल चुका था। केट चिल्लाने लगती है कि हेलीकॉप्टर को नीचे लेकर आओ, लेकिन हेलीकॉप्टर केट की रेंज से दूर हो चुका था और अब जिसका डर था वही हो गया। वो तीनों साइंटिस्ट जो हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, उनमें से एक के ऊपर वायरस का असर होने लगा था और अब वो पूरा का पूरा एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसने हेलीकॉप्टर में बैठे हुए सभी लोगों पर हमला कर दिया था और अब हेलीकॉप्टर भी एकदम डिसबैलेंस होकर कहीं दूर चले जाती है। केट और बाकी सब तो इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा डर गए थे। हालांकि केट को इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया था, लेकिन आखिरकार वो इसमें कर भी क्या सकती थी। इसके बाद जब केट वॉशरूम में आती है, तब वहाँ पर जो खून लगा हुआ था वो पूरा का पूरा साफ हो चुका होता है, जिससे कि केट को अंदाजा हो गया था कि और भी कोई है जो वायरस से इन्फेक्टेड है और वो ये सारी चीजें सबसे छुपाना चाहता है। इसीलिए केट अपने बाकी बचे हुए टीम मेंबर्स के सामने आकर ये कहती है कि उन्हें ये जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। इसीलिए उन सभी की बारी बारी से टेस्ट की जाएगी और अगर किसी को लगता है कि वो इन्फेक्टेड है तो वो पहले ही आगे आ जाए, ताकि उसे आइसोलेट करके उसका इलाज करना पॉसिबल कराया जा सके। लेकिन यहाँ पर तो बाकी वैज्ञानिक काफी डर गए थे, वो सब यहाँ से जाने की मांग करते हैं। लेकिन केट ने बताया कि अगर हमें से कोई भी एक इन्फेक्टेड निकला ना, तब अगर वो बाहर भी चले गए ना तो वो वायरस वहाँ पर भी फैल जाएगा, इसीलिए उन्हें यहीं पर रुककर बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ेगा। अब कुछ देर बाद केट के पास एक औरत आती है जो बता रही थी कि उसे पता है कि कौन सा आदमी इन्फेक्टेड है। हालांकि केट उस औरत की बात सुन रही होती है, लेकिन उस औरत के बिहेवियर में कुछ अजीब सा दिख रहा था। केट जब काम करने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी वो औरत एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट होने लगी थी, यानी कि कोई और नहीं बल्कि वही औरत इन्फेक्टेड होती है। केट उस क्रिएचर को देखकर तुरंत वहाँ से भागने लगी थी। वो क्रिएचर तो सामने आने वाले सभी को मारता ही जा रहा था, लेकिन केट का लक काफी अच्छा होता है। वहाँ पर उनका ही एक टीममेट आ गया था जो क्रिएचर के ऊपर फ्लेम थ्रोअर मारते रहता है और अब वो क्रिएचर पूरी की पूरी जल जाती है। सारी चीजें खत्म होने के बाद केट को अभी भी डाउट था कि कोई और है जो इन्फेक्टेड है और अब उन्हें ये जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा कि आखिर वो सब है कौन। तभी बर्फीले तूफान में से दो लोग चलकर वापस आते हैं। ये वही लोग थे जो हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट में बच गए थे और अब वो उनके हेडक्वार्टर में सही सलामत पहुंच जाते हैं, लेकिन उन दोनों को अलग ही रखा जाता है क्योंकि हो सकता है कि वो दोनों भी इन्फेक्टेड हों। अब ये सारी चीजें होने के बाद जेन और बाकी सब जब अपने हेडक्वार्टर में लौटते हैं, तब उन्होंने देखा कि उनके लैब में आग लग चुकी है। उस जगह पर क्रिएचर की बाकी बची हुई बॉडी और ब्लड सैंपल्स रखे हुए थे। ये जरूर उसी आदमी ने किया होगा जो इन्फेक्टेड होगा, पर केट के पास और भी ज्यादा तरीके थे कि कैसे वो पता लगा सके कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। केट सभी के मुंह के अंदर मेटल डिटेक्ट करने लगती है, जिससे कि वो पता लगा सके कि कौन इन्फेक्टेड है। दरअसल जिसकी भी बॉडी में मेटल प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि वो सारे वायरस मेटल से बहुत ही दूर भागते थे और वो अपनी बॉडी में मेटल एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल की वजह से उनका म्यूटेशन एकदम से रुक जाता था। काफी अच्छे से चेक करने के बाद केट को 4 लोग मिलते हैं जिनके बॉडी में मेटल था ही नहीं, इसीलिए इन चारों के ऊपर शक आता है कि ये चारों इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उन सभी के ऊपर तो कड़ी निगरानी रखी गई थी। इसके बाद केट उन दोनों सर्वाइवर्स को भी लाने के लिए कहती है ताकि वो उन दोनों की भी बॉडी में टेस्ट कर सके। जब कुछ वैज्ञानिक उन दोनों सर्वाइवर्स को लाने जाते हैं, तब उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता, यानी कि वो दोनों यहाँ से भाग चुके हैं। तभी एक वैज्ञानिक ने उन दोनों सर्वाइवर्स को देख लिया था। उन सर्वाइवर्स में से एक का नाम सैम होता है। दरअसल अब वो दोनों सर्वाइवर्स इन सभी को अपने लिए खतरा मान रहे थे, इसीलिए सैम और उसका दोस्त बाकी वैज्ञानिकों पर गोली चला देते हैं और अब वहाँ पर फायरिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका होता है। एक वैज्ञानिक तो उसमें मारा गया था, लेकिन अब वो दोनों सर्वाइवर दूसरे वैज्ञानिक को पकड़कर हेडक्वार्टर में लाते हैं, क्योंकि वो दोनों तो सिर्फ अपना प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन जब उस घायल आदमी को हेडक्वार्टर में लाया जा रहा था, तभी उसका हाथ अचानक से निकल जाता है, यानी कि वो वैज्ञानिक भी इन्फेक्टेड था और अब उसका इन्फेक्टेड हाथ भी बाकी सभी पर हमला करने लग जाता है। उसकी पूरी बॉडी में से टेंटिकल्स निकलने लगे थे, जो सैम के दूसरे दोस्त के बॉडी में घुसकर उसे जान से मार देते हैं और अब वो क्रिएचर अपने पूरे फॉर्म में आकर सभी पर हमला करने लगा था। वो इतना डरावना था ना कि एक वैज्ञानिक बेहोश ही हो जाती है, पर केट के हाथ में फ्लेम थ्रोअर लग गई थी, इसीलिए वो बहुत सारी आग क्रिएचर के ऊपर मारती है। हालांकि उस क्रिएचर को थोड़ा
थोड़ा सा डैमेज हुआ था, पर वो यहाँ से बचकर तुरंत भाग गया था। केट अब जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद घायल हुए सभी लोगों को आग लगा देती है, जिससे कि वो सब भी कभी क्रिएचर में कन्वर्ट न हो। माइक एक डेस्क के नीचे छुपता रहता है, लेकिन अब उस क्रिएचर ने माइक को पकड़कर उसे जान से मार दिया था और अब सिर्फ केट और सैम बचे हुए थे, जो बड़ी बारीकी से आगे बढ़ते रहते हैं। क्रिएचर के सामने आने पर केट ने तो फ्लेम थ्रोअर से उसके ऊपर हमला कर दिया था। हालांकि वो क्रिएचर पूरा आग में लिपटा होता है, लेकिन अब वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत बाहर बर्फ में चला गया था। और अगर ये क्रिएचर बाकी मासूम लोगों के पास पहुंच गया ना, तो ये अपना खतरनाक वायरस सभी में फैला देगा। इसीलिए केट और सैम मिलकर उसे लगातार जलाते रहते हैं। वो तो क्रिएचर को जरा सा भी मौका नहीं दे रहे थे खड़ा होने का, और अब काफी देर तक जलाने के बाद उस क्रिएचर के सेल्स अपने आप ही फटना स्टार्ट हो गए थे, जिससे कि थोड़ी देर बाद क्रिएचर की मौत हो जाती है। हालांकि केट को लग रहा था कि अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अब पीछे से माइक एक ट्रक में बैठकर बाहर निकलता है, जो अभी तक मरा नहीं था, लेकिन शायद से वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका था। वो तो ट्रक लेकर सीधा स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है। केट और सैम भी ये देखकर लगातार उसका पीछा करने लगे थे। दरअसल माइक के इन्फेक्टेड होने के बाद वायरस उसे लगातार कमांड दे रहा था कि वो स्पेसशिप को चालू करके यहाँ से निकल जाए, लेकिन केट और सैम डिसाइड करते हैं कि वो स्पेसशिप को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो दोनों वहाँ पर पहुंचकर अपने हाथ में एक बॉम्ब ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर माइक भी पूरा का पूरा क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुका था, जो देखते ही देखते केट और सैम पर हमला कर देता है। इन सारी चीजों में केट के हाथ में जो बॉम्ब था वो दूर जाकर गिर गया था, और अब वो क्रिएचर लगातार केट और सैम पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लग रहा था कि वो क्रिएचर केट को खा ही लेगा। केट लगातार उस बॉम्ब की तरफ जाने लगती है। बहुत कोशिश करने के बाद केट ने वो बॉम्ब ले लिया था, और अब वो डायरेक्टली उसे क्रिएचर के मुंह के अंदर मार देती है, जिससे कि कुछ ही देर में वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। हालांकि केट और सैम सही सलामत बाहर निकल गए थे, और अब उस क्रिएचर के साथ पूरी स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सभी लोगों में से केट और सैम भी एंड में सरवाइव करते हैं। उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे, पर जब वो दोनों गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, तभी केट को सैम के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई देता है। साथ ही साथ केट ने ये नोटिस किया था कि सैम ने जो अपने कान में इयररिंग्स पहने थे, उसने मेटल के इयररिंग्स निकालकर प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दी थी, और ये निशानी हो सकती है सैम के इन्फेक्टेड होने की। केट सैम से बार बार पूछते रहती है कि वो इन्फेक्टेड है कि नहीं, लेकिन सैम तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। दरअसल केट का शक एकदम सही होता है। सैम जब इन्फेक्टेड हुआ तब ये बात समझ गया था कि कान के मेटल वाले इयररिंग्स की मदद से वो म्यूटेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने मेटल को कन्वर्ट करके प्लास्टिक में बना दिया, ताकि वो म्यूटेट भी हो जाए और केट को शक भी ना हो। लेकिन केट उससे कई ज्यादा स्मार्ट होती है, और अब केट बिना कुछ सोचे समझे सैम के ऊपर फ्लेम थ्रोअर मारने लग जाती है, जिससे कि सैम पूरा का पूरा जल चुका था। सैम के मुंह के अंदर से उसी क्रिएचर की आवाजें आने लगी थी, जिससे कि केट समझ जाती है कि उसका डिसीजन एकदम सही था, और अब उसने सैम को पूरा का पूरा जला दिया था। एंड में बचती है तो सिर्फ केट। केट तो दूसरी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ी थी। वो एंड तक इसीलिए सरवाइव कर पाई क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही सारे प्रिकॉशंस लिए थे, और वो सबसे ज्यादा चालाक भी होती है। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।